हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज जंक्शन। तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम संविधान के भाग 2 सिटीजनशिप नागरिकता को देखने वाले हैं और यह भी देखने वाले हैं कि नागरिकता किसे कहते हैं, नागरिकता का मतलब क्या होता है और नागरिकता भारत के लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम नागरिकता का मतलब समझ लेते हैं। नागरिकता होता क्या है, नागरिकता किसे कहते हैं। तो साधारण शब्दों में बोले तो नागरिकता का मतलब यह होता है कि किसी व्यक्ति और किसी देश के बीच का कानूनी संबंध है, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति उस देश के नियम कानून का लाभ उठा सकता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, नागरिकता कहते हैं। तो साधारण शब्दों में बोले तो व्यक्ति और किसी देश के बीच का कानूनी संबंध को ही नागरिकता कहते हैं। तो चलिए हम नागरिकता को यहाँ से देख लेते हैं कि नागरिकता किसे कहते हैं। नागरिकता का मतलब यह होता है कि किसी भी देश और किसी भी व्यक्ति के बीच का ऐसा कानूनी संबंध जिसके तहत कोई देश किसी व्यक्ति को कानूनी रूप से अपने देश का नागरिक मानता है। तो व्यक्ति और किसी देश के बीच का ऐसा संबंध है जिसके तहत कोई देश उस व्यक्ति को कानूनी रूप से अपने देश का नागरिक मानता है तथा इसके माध्यम से वह व्यक्ति उस देश के नियम कानून का लाभ उठा सकता है और उस व्यक्ति को इसका लाभ मिलता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, नागरिकता कहते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत में नागरिकता कहाँ से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो नागरिकता का प्रावधान है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। वहीं भारत में ब्रिटेन की तरह ही एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है, तो एकल नागरिकता प्रावधान। तो एकल नागरिकता किसे कहते हैं, जिस देश में एकल नागरिकता मतलब एक ही नागरिकता हो। जैसे कि भारत में क्या है, एक ही नागरिकता है। अगर हम दूसरे देश की नागरिकता लेते हैं तो हमारी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। संविधान में नागरिकता से संबंधित स्थायी प्रावधान नहीं है। भारत का संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नागरिकता से संबंधित कानून बनाएगा। तो भारत का संविधान किसे अधिकार देता है, संसद को अधिकार देता है कि वह समय समय पर नागरिकता से संबंधित कानून बनाएंगे या उसमें संशोधन कर सकते हैं। तो ये अधिकार सिर्फ भारत के संसद को प्राप्त है। अब हम नागरिकता को देखते हैं कि संविधान के कौन से भाग में नागरिकता है। तो भाग 2 में नागरिकता है। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता की चर्चा की गई है। तो चलिए हम अनुच्छेद 5 को देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि प्रारंभ में भारत की नागरिकता अर्थात संविधान लागू होने के बाद भारत के नागरिक कौन कौन होंगे। तो जब भारत को आज़ादी मिली और जब भारत का विभाजन हो गया पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, तब यह प्रावधान किया गया है कि प्रारंभ में नागरिकता मतलब संविधान लागू होने के बाद भारत के नागरिक कौन कौन होंगे। तो जब भारत का विभाजन हुआ तो इस दौरान कई सारे लोग भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से कई सारे लोग भारत आए। तो इसमें ये प्रावधान किया गया है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय से भारत के नागरिक कौन कौन हैं। तो प्रारंभ में भारत के नागरिक कौन कौन हैं, तो जो भारत के मूल निवासी हैं, और जो भारत से पाकिस्तान नहीं गए हैं तो वो भारत के नागरिक कहे जाएंगे। तो जो भारत के मूल निवासी वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। जिसके माता पिता में से कोई भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ हो, तो जिसके माता पिता में से जिनका जन्म जिन व्यक्ति के माता पिता में से कोई भी भारत में उनका जन्म हुआ है तो वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। जो व्यक्ति संविधान लागू होने के ठीक कम से कम 5 साल पहले भारत में निवास कर रहे हो तो वो भी भारत के नागरिक माना जाएंगे।
तो कौन कौन भारत के नागरिक माने जाएंगे? जो भारत के मूल निवासी है वो भारत के नागरिक होंगे। जिसके माता पिता में से कोई भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ तो वो भारत के नागरिक माने जाएंगे। जो व्यक्ति संविधान लागू होने से ठीक पहले पाकिस्तान से भारत 5 वर्ष पहले भारत आ गया और भारत में निवास कर रहा है तो उसे भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी और वो भी भारत का नागरिक होगा। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता संबंधित प्रावधान किया गया है। तो क्या प्रावधान किया गया है? तो भारत में परमिट रूल 19 जुलाई 1948 को लागू हुआ था और इसके तहत जो व्यक्ति इस तारीख से पहले पाकिस्तान से भारत आया है तो उसे भारत की नागरिकता तुरंत मिल जाएगी। तो भारत में परमिट रूल कब लागू हुआ? 19 जुलाई 1948 को क्या हुआ? भारत और भारत पाकिस्तान के बीच परमिट रूल लागू हुआ जिसके तहत जो व्यक्ति इस तारीख से पहले पाकिस्तान से भारत आया है तो उसे भारत की नागरिकता तुरंत मिल जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 परमिट रूल लागू होने के बाद पाकिस्तान से भारत आया है तो उसे पंजीकरण के तहत नागरिकता मिल जाएगी, जिसके तहत उसे 6 माह तक भारत में निवास करना पड़ेगा। तो परमिट रूल कब लागू? 19 जुलाई 1948 को लागू। इसके तहत क्या प्रावधान किया गया था कि जो व्यक्ति इससे पहले भारत में आ गया है, पाकिस्तान से भारत आया है तो उसे नागरिकता तुरंत मिल जाएगी। लेकिन वही व्यक्ति 19 जुलाई 1948 परमिट रूल लागू होने के बाद पाकिस्तान से भारत आया है तो उसे पंजीकरण के तहत नागरिकता मिलेगी और उसे भारत में 6 महीने तक निवास करना पड़ेगा, तब जाकर उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 7 भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के लिए नागरिकता संबंधित प्रावधान। तो अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के लिए नागरिकता संबंधित प्रावधान। वहीं अनुच्छेद 6 में क्या था? वह अनुच्छेद 6 में था कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए प्रावधान था। तो अनुच्छेद 7 में क्या लिखा गया कि भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के लिए भारत से जाने वाले पाकिस्तान। तो अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 को भारत से पाकिस्तान जाता है और परमिट रूल लागू होने के बाद भारत आया हो तो उसे भी नागरिकता पंजीकरण के तहत मिल जाएगी। तो अगर कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 को भारत से पाकिस्तान जाता है और परमिट रूल लागू होने के बाद आता है तो उसे भी क्या पंजीकरण के तहत नागरिकता दी जाएगी, तो उसे भी 6 महीना भारत में निवास करना पड़ेगा। अब हम अनुच्छेद 8 को देखते हैं। अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि भारत से बाहर भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 8 में भारतीय मूल के लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान है। तो अगर किसी व्यक्ति के माता पिता या दादा दादी में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो या उनका जन्म भारत में हुआ हो तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति के दादा दादी माता पिता में से कोई एक भारत में उनका जन्म हुआ हो तो उनके भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जैसे कि कमला हैरिस जो अमेरिका की क्या है उपराष्ट्रपति थी या राष्ट्रपति जो भी कहो, तो उनके माता पिता भारतीय मूल के थे तो उन्हें अनुच्छेद 8 के तहत भारत की नागरिकता मिल सकती है। वही सुंदर पिचाई को भी देखो, गूगल के सीईओ है, उन्हें भी भारत की नागरिकता की अनुच्छेद 8 के तहत, क्योंकि उनके माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक है तो उन्हें भी अनुच्छेद 8 के तहत भारत की नागरिकता मिल सकती है। अनुच्छेद 9 में क्या है? अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति विदेशी नागरिकता को ग्रहण करता है तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। उसकी भारत की नागरिकता क्या है? तो अनुच्छेद 9 में क्या कहा गया है? 9 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन वही हम दूसरे देशों में देखें जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड आदि में क्या है, दोहरी नागरिकता प्रावधान है। वहाँ पर व्यक्ति दो देश की नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन भारत में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है।
तो इसका मतलब यह है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जिसे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 10 में क्या क्या कहा गया है? अनुच्छेद 10, नागरिकता संबंधित कानून तब तक बना रहेगा जब तक संसद उसे संशोधन के माध्यम से हटाती नहीं। तो नागरिकता में संशोधन करने का अधिकार किसे है? तो भारत की संसद को है। तो नागरिकता संबंधित कानून तब तक बना रहेगा जब तक भारत की संसद उसे संशोधन के माध्यम से हटाती नहीं है। अब हम अनुच्छेद 11 को देखते हैं कि अनुच्छेद 11 में क्या है। नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल भारत की संसद के पास है। तो नागरिकता संबंधित कानून कौन बनाएगा? वो भारत का तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि नागरिकता में संशोधन कौन कर सकता है? तो भारत का संसद उसमें संशोधन कर सकता है। अब हम देखते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत 5 प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के तहत 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहला क्या है? तो जन्म के आधार पर नागरिकता। तो जन्म के आधार पर नागरिकता। दूसरा क्या है? वंश के आधार पर नागरिकता। तीसरा देशीकरण के आधार पर नागरिकता। चौथा क्या है? पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। और पांचवा क्या है? अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता। चलिए एक एक करके इसे देखते हैं। पहला क्या है? जन्म के आधार पर नागरिकता। पहला, जन्म के आधार पर नागरिकता का प्रावधान किया गया है। जन्म के आधार पर नागरिकता, तो प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ हो, तो वह व्यक्ति जन्म से भारत के नागरिक माने जाएंगे। तो कोई भी व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत में हुआ है, तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन ऐसे ऐसे क्या होता था कि पर्यटन लोग आते थे घूमने और उनके बच्चे का जन्म भारत में हो जाता तो उन्हें भी नागरिकता मिल जाती थी। ऐसे ही कुछ लोग पाकिस्तान से आते थे तो उनके बच्चों का जन्म भारत में हो जाता था तो उन्हें भी नागरिकता मिल जाती थी। तो ऐसे ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन जैसे लोग यहाँ पर आके अपने बच्चे का जन्म करते थे और भारत की नागरिकता प्राप्त कर लेते थे। तो ये भारत सरकार को यह संकट का विषय लगा और ऐसे तो किसी भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो इसी में कुछ क्या प्रावधान, तब इसमें कुछ क्या क्या संशोधन किया गया। तो तब भारत के नागरिकता में 86वां संविधान संशोधन किया गया। 86वां संशोधन किया गया और यह प्रावधान रखा गया कि अगर किसी बच्चे का जन्म भारत में होता है तो उसके माता पिता में से भी कोई भारत के नागरिक होना। तो अगर किसी बच्चे का जन्म भारत में होता है तो उसके माता पिता में से भी कोई भारत का एक नागरिक होना चाहिए, तभी उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी, वरना उस बच्चे को भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। तो 86वां संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया था। अब क्या है? वंश के आधार पर नागरिकता। वंश के आधार पर नागरिकता, तो भारत के बाहर दूसरे देशों में 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। तो वंश, यहाँ पर क्या, वंश के आधार पर नागरिकता दी जाती है। तो 26 जनवरी 1950 के बाद जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति, दूसरे देशों में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति अगर उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। तो ये वंश के आधार पर सिर्फ पहले पिता के वंश के आधार पर नागरिकता का प्रावधान था, लेकिन माता के वंश के आधार पर भारत की नागरिकता दिए जाने का प्रावधान अधिनियम 1992 के द्वारा किया गया। तो माता के आधार पर नागरिकता दी जाने वाली, वो माता के वंश के आधार पर नागरिकता का प्रावधान कब किया गया? तो 1992 संविधान संशोधन के माध्यम से किया। तीसरा क्या है? तो तीसरा देशीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता।
अगर कोई व्यक्ति भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो देशीकरण के तहत क्या प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसके लिए व्यक्ति को भारत में 6 माह तक निवास करना होगा, तभी जाकर उसे देशीकरण के तहत नागरिकता प्राप्त होगी। तो पंजीकरण के आधार पर नागरिकता का प्रावधान। पंजीकरण के आधार पर नागरिकता की शर्तें निम्नलिखित है। पहला क्या है कि वे व्यक्ति जो पंजीकरण तिथि से 6 माह पूर्व भारत में रह रहे हों तो उन्हें भारत की नागरिकता किसके आधार पर दी जाएगी, तो पंजीकरण के आधार पर उन्हें नागरिकता दी जाएगी। तो दूसरा क्या है, वे स्त्रियां या पुरुष जो भारतीयों से विवाह कर चुकी है या भविष्य में विवाह करेगी तो उसे भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। वे व्यक्ति जो कला विज्ञान साहित्य के क्षेत्र में अच्छा जानकार है तो उन्हें भी भारत की नागरिकता क्या पंजीकरण के आधार पर दी जाएगी। राष्ट्रीय मंडलीय देशों के नागरिकों जो भारत में रहते हो या भारत सरकार की नागरिक नौकरी कर रहे हो वो आवेदन देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय मंडलीय देश किसे कहते हैं, जैसे कि यूएनओ हो गया उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय मंडलीय देश। तो यूएनओ के जो भी देश सदस्य है उसे राष्ट्रीय मंडलीय देश कहते हैं। तो उनके नागरिक जो भारत में रह रहे हैं, भारत सरकार की नौकरी कर रहे हैं, वो वे आवेदन पत्र देकर भारत सरकार की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा क्या है, अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता का प्रावधान। तो किसी भी राज्य को जीतकर या उसकी स्वेच्छा से उस राज्य के भूभाग को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों को भी भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अगर किसी देश को या किसी राज्य को भारत में मिलाया जाता है तो उस देश के रहने वाले नागरिकों को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। किसके आधार पर, अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता। जैसे कि 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिलाया गया तो उस राज्य के रहने वाले लोगों को भी भारत की नागरिकता प्रदान की गई थी। अब हम भारत की नागरिकता का अंत देख सकते हैं कि भारत की नागरिकता का अंत कितनी विधि से हो सकता है, तो 3 विधि से। भारत की नागरिकता का अंत 3 विधियों से हो सकता है। पहला क्या है, तो भारत की नागरिकता का परित्याग करने से। अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता छोड़ता है तो क्या, अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारत की नागरिकता त्याग देता है तो भारत की नागरिकता अंत कर देगा। अगर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा, अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो तब भी उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। या सरकार द्वारा नागरिकता छीन लिए जाने पर, अगर सरकार उसकी नागरिकता छीन लेती है तब भी उसकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो इस 3 विधि से भारत की नागरिकता का क्या होता है, अंत होता है उस व्यक्ति के लिए। अब हम नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को देख लेते। इसके तहत 3 विधियां लाया गया था 2019 में मोदी सरकार के द्वारा। पहला क्या है, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में लाया गया था। तो इसे देख लेते ये क्या था। तो CAA ये क्या था, CAA 2019 में लाया गया था। यह एक भारतीय कानून है जिसे 12 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा पारित किया गया था। इसका उद्देश्य 3 देशों से आने वाले लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में उत्पीड़न का शिकार हुए अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता प्रदान करना था। तो CAA का मुख्य उद्देश्य 12 दिसंबर 2019 को इसे भारतीय संसद से पास किया गया और 3 देशों से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता का प्रावधान देने के लिए इसमें बात कही गई थी। हालांकि देखा जाए इस अधिनियम को लेकर भारत में व्यापक विवाद हुआ, खासकर इसकी आलोचना इस बात के लिए की गई कि यह मुस्लिम समुदाय के लोगों को भेदभावपूर्ण तरीके से वंचित करता है। तो इन अल्पसंख्यकों में क्या थी कि
मुस्लिम वर्ग को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन भारत के सभी जैसे हिंदू, बौद्ध, ईसाई, पारसी सभी धर्मों को शामिल किया गया था, लेकिन मुस्लिम धर्मों को नहीं शामिल किया गया था। तो इसीलिए इसका भेदभावपूर्ण तरीके से मुस्लिम समुदाय को वंचित करता है, तो इसीलिए उन्होंने इसका विरोध किया। अब हम एनआरसी को देखते हैं। एनआरसी क्या था? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर भारत सरकार द्वारा तैयार किया गया एक आधिकारिक रिकॉर्ड है, जिसे में देश के वैध और अवैध नागरिकों की पहचान करना था। तो इसका एनआरसी का मुख्य उद्देश्य क्या था कि देश में रहने वाले वैध नागरिक और अवैध नागरिक की पहचान करना था। 1951 में पहली बार असम में एनआरसी तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य अवैध प्रवासियों की पहचान करना था। तो एनआरसी का उद्देश्य क्या था कि अवैध और वैध नागरिकों की पहचान करना था। तो एनपीआर क्या था? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इसका उद्देश्य भारत में निवास करने वाले सभी सामान्य निवासियों का जनसंख्या से संबंधित डेटा को एकत्रित करना था। तो इसका मुख्य उद्देश्य जनगणना से वही जनगणना करना था और जनसंख्या के आंकड़े को एकत्रित करना था। तो ये कुछ नहीं है, ये जनसंख्या को ही एनपीआर का नाम दे दिया गया, जनगणना को। अब हम एनआरआई को देखने वाले। एनआरआई किसे कहते हैं? नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया, एनआरआई। तो एनआरआई उसे कहते हैं जिसके पास तो भारत की नागरिकता होती है, लेकिन वह रोजगार और व्यवसाय के उद्देश्य से भारत से बाहर रहता हो, तो उसे हम एनआरआई कहते हैं। तो एनआरआई किसे कहते हैं? एनआरआई वह व्यक्ति होता है जिसके पास भारत की नागरिकता तो होती है। तो एनआरआई किसे कहते हैं? तो एनआरआई वह व्यक्ति होता है जिसके पास भारत की नागरिकता तो होती है, लेकिन वह रोजगार, व्यवसाय व अन्य उद्देश्यों के लिए भारत से बाहर रहता है। जैसे कि बिजनेसमैन, बड़े बड़े व्यक्ति हो गए, तो वो क्या कहते हैं, अपनी कंपनी के विकास और व्यवसाय के लिए भारत से बाहर रहते हैं, तो वो एनआरआई की श्रेणी में आ जाते हैं। ओसीआई क्या होता है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ओसीआई को 2 दिसंबर 2005 को लागू किया गया था। तो यह योजना भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्रदान करता है। जैसे कि कोई व्यक्ति एनआरआई के रूप में बाहर गया रोजगार और व्यवसाय के लिए, तो अगर कोई व्यक्ति बाहर जाता है एनआरआई के रूप में व्यवसाय करने के लिए और उसका व्यवसाय बहुत बड़ा हो जाता है, वह उसी देश में क्या करता है, उस देश की नागरिकता ले लेता है, तो जिसके कारण उसकी भारत की नागरिकता तो समाप्त हो जाती है और जिससे वह भारत में नहीं आ सकता है, ना ही भारत में कुछ खरीद सकता है, ना ही भारत में इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसीलिए भारत सरकार ने उसे दोहरी नागरिकता के रूप में ओसीआई, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया दिया। तो ओसीआई नागरिकता दिया जिसके तहत वो भारत में तो आ सकता है, भारत में इन्वेस्ट कर सकता है, भारत में ज़मीन खरीद सकता है, लेकिन भारत में उसे वोट डालने का अधिकार नहीं होता है। तो इसके तहत एनआरआई को दोहरी नागरिकता दी जाती है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।